33 साल बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम इस ग्राउंड पे हार गई। ब्रिस्बेन के इस ग्राउंड पे, जो कि गाबा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे 33 साल बाद ऑस्ट्रेलियन टीम इस ग्राउंड पे हारी है। और 250 रनों से ज़्यादा स्कोर चौथी पारी में यहाँ पे चेस करना नामुमकिन है। ऐसा हमें रिकॉर्ड्स बता रहे थे कि चौथी पारी में इतना या 250 या 300 रन का आप टारगेट दे दें तो इसे चेस करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया टीम इंडिया ने। 328 रन का टारगेट जो था ऑस्ट्रेलियन टीम ने भारतीय टीम के ऊपर रखा था। 5वें दिन में 324 रन बनाना था और उसे बनाया और चैलेंज एक्सेप्ट किया और रच दिया इतिहास और तोड़ दिया एक रिकॉर्ड। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहाइंड द स्टंप्स पे। आज मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज। 4 टेस्ट मैचेस अब खत्म हो चुके हैं। 5वें दिन जो आखिरी दिन आके रिजल्ट पता चला और भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इस खिताब को अपने नाम किया। और अब दिल से बोलने का मन कर रहा है, इंडिया इंडिया इंडिया। वैसे ही कुछ देखने को मिला। 2018 में भारतीय टीम ने यह रिकॉर्ड पहली बार बनाया था विराट कोहली के कप्तानी में, जब ये टीम वहाँ पे गई थी पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और तब बहुत लोगों का यह मानना था कि इस टीम के पास स्टीवन स्मिथ नहीं है, डेविड वार्नर नहीं है। भारतीय टीम पूरी तरह से कंप्लीट पैकेज टीम दिख रही थी। ईशांत शर्मा थे, मोहम्मद शामी थे, उमेश यादव थे, जसप्रीत बुमराह थे, स्पिन में आर अश्विन थे, रविंद्र जडेजा थे, कुलदीप यादव थे, केएल राहुल थे। बैटिंग यूनिट में भी बहुत ही दम था तब। और तब उस श्रृंखला को 2-1 से जीता था। 2-1 से उस श्रृंखला को जीत लिया था, अपने नाम कर लिया था। 2 साल बाद भारतीय टीम फिर इस दौरे पे जाती है। यहाँ पे ओडीआई सीरीज का हार जाना, लेकिन उसके बाद T20 सीरीज में अपने वापसी करना, उस T20 सीरीज को जीतना। लगातार तीसरी बार भारतीय टीम ने इस T20 सीरीज को जीता था। 2016 में धोनी के अंडर कैप्टनशिप में जीते थे हमने, पिछली बार विराट कोहली के अंडर कैप्टनशिप में जीते थे। इस बार वापस कप्तान विराट कोहली के अंडर कैप्टनशिप ने हमें इस खिताब को जीता। और टेस्ट सीरीज की ओर ये जब पड़ाव आ गए यहाँ पे, पहला टेस्ट मैच हारने के बाद बहुत लोगों का यह मानना था कि यह टीम अब नहीं जीतेगी। 2-0, 3-0 सब ऐसा प्रेडिक्शन कर रहे थे। और 2-0, 3-0 ये सब नहीं कर रहे थे कि इंडिया जीतेगी, बल्कि 2-0, 3-0 से शायद ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पे जीत जाए, वाइट वॉश कर दे, ऐसा बहुत लोगों का मानना था। लेकिन सबको मुंह तोड़ जवाब दिया, करारा जवाब दिया। एक तमंचा जो होता है, जो कि बल्ले से जब गेंद लगती है वैसा आवाज़ आता है, वैसे ही कुछ एक रैपिड के करीब एक शॉट लगा और थप्पड़ की गूंज जो कि सबको सुनाई दी, उन आलोचकों को सुनाई दी जो कि सोच रहे थे कि भारतीय टीम अब यहाँ से कमबैक नहीं कर पाएगी। और कमबैक की MCG बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को अपने नाम किया, सिडनी टेस्ट को ड्रॉ करवाया और अंततः जाके आज आके ब्रिस्बेन टेस्ट में बहुत बढ़िया एक जीत हासिल की और 2-1 से इस बार श्रृंखला को अपने नाम किया। 2-1 से श्रृंखला को अपने नाम किया। और अगर आप यहाँ पे देखें तो उलटफेर हुआ, जो कि 2018 में बहुत लोग कह रहे थे कि वहाँ पे स्मिथ और वार्नर नहीं थे। इस बार तो भारतीय टीम के पास भी तो कहाँ कौन था भाई। पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली भी खेले और आने वाले 3 टेस्ट मैचेस में हमें नहीं दिखाई दे। मोहम्मद शमी का इंजर्ड होना, ईशांत शर्मा का इंजर्ड होना पहले से ही, रोहित शर्मा 2 टेस्ट मैच के बाद वापसी किए, वहाँ पे केएल राहुल नहीं दिखने को मिले, रविंद्र जडेजा नहीं देखने को मिले, मोहम्मद शमी नहीं देखने को मिले, उमेश यादव नहीं देखने को मिले। मतलब ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। अंततः रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, हनुमा विहारी, इंजरीज के नाम कितने लूँ मैं आपको, नाम लेते लेते तो यार समझ लीजिए आप कि कितने खिलाड़ी भारतीय टीम के इंजर्ड हो गए। और फिर भी इस टीम ने कमबैक किया। एक गया तो दूसरे ने उसकी कमी खलने नहीं दी और वही देखने को मिला इस युवा टीम ने दिखाया। इस भारतीय टीम युवा टीम ने जीत दिला दी। और सारा श्रेय जाता है इन सारे खिलाड़ियों को। मैं कहूँगा कप्तान अजिंक्य रहाणे को भी कहूँगा, जिन्होंने इस टीम को पूरी तरह से बनाए रखा और आगे लेके गई। और उसी प्रकार भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज को जीता। और चलिए बात करते हैं 5वें दिन की ओर। 5वें दिन की ओर अगर आप यहाँ पे देखें, 328 रनों का टारगेट था। भारतीय टीम कल 4 रन बना चुकी थी बिना विकेट गंवाए। बारिश की वजह से कल पूरी तरीके से तीसरा सत्र नहीं खेला जा सका, तो इसीलिए आज आधे घंटे पहले मैच शुरू हुआ। तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल बैटिंग करने के लिए यहाँ पे उतरते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो पहला विकेट थोड़ा जल्दी गिर जाता है, रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, उप कप्तान रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। यहाँ पे पैट कमिंस की गेंद पड़ती है, आउट स्विंग होती है और टिम पेन के हाथ में बहुत बढ़िया कैच चले जाता है और पहला विकेट भारतीय टीम यहाँ पे खो देती है 21 रनों पे। और रोहित शर्मा का स्कोर होता है 7 रन। फिर उसके बाद आते हैं 1 डाउन बैट्समैन, भारतीय टीम के तीसरे नंबर के सबसे बेस्ट बल्लेबाज। अगर मैं गलत ना हूँ, सब लोग का भी यही मानना है कि ये हैं आज के युग के राहुल द्रविड़। जी हाँ, दी वॉल चेतेश्वर पुजारा बैटिंग करने आते हैं और हम सबकी यही उम्मीद यही होती है कि आज पुजारा पूरे दिन बल्लेबाजी करे। भले ही भारतीय टीम यह टेस्ट मैच
ना जीत पाए या भले ही आज ये रन चेस ना हो पाए, पर फिर भी अगर ये टिके रहेंगे तो इतना तो हमें ज़रूर पता है कि ये भारतीय टीम ये मुकाबला नहीं हारेगी। सो पुजारा आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, उनका साथ निभाते हैं शुभमन गिल ओपनर, और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पे। क्या स्ट्रोक्स लगाते हैं यार, मिचेल स्टार्क की ओवर में, एक ओवर में 20 रन, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। बाउंसर आते हैं, पुल लगाते हैं, फुलिश यॉर्कर, अगर आगे की ओर गेंद खिला रहे हो तो ड्राइव करते हैं। और दूसरी ओर चेतेश्वर पुजारा बहुत शांत, मतलब समझ लीजिए एक ओर से तो भैया एकदम रॉकेट फायर हो रहा है, मतलब रन बनते जा रहे हैं, तो दूसरी छोर से चेतेश्वर पुजारा एक छोर से अपना विकेट बचाए रख रहे हैं कि ताकि एक छोर से विकेट ना गिरे, और दूसरी छोर से शुभमन गिल की जिम्मेदारी ये होती है कि रन बनाते रहें। और वैसा ही कुछ देखने को मिला। शुभमन गिल, ये बात आप यहाँ देखें कि एक विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम बैकफुट पे नहीं गई, मतलब समझ लीजिए कि डिफेंसिव मोड में नहीं गई, क्योंकि शुभमन गिल के भी दिमाग में यही था कि चेतेश्वर पुजारा यहाँ पे शायद उतना अटैकिंग गेम ना खेलें, और इसीलिए शुभमन गिल ने उस रोल को निभाया और पूरी तरह से अटैकिंग मोड पे आ गए कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर रन बनाऊंगा। और वैसे कुछ देखने को मिला, अर्धशतक बनाया। पहला सत्र समाप्त हुआ ऑस्ट्रेलियन टीम का, इस भोजन का ये सत्र समाप्त हुआ। यहाँ पे भारतीय टीम सिर्फ एक विकेट गंवाती है। अगला सत्र सिर्फ शुरू होता है, वहाँ पे शुभमन गिल वापस बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। अर्धशतक से उस स्कोर को शतक के करीब बनाते जाते हैं, धीरे धीरे खेलते जाते हैं। 91 रन का स्कोर हो जाता है, लेकिन वहीं पे नेथन लॉयन की जो ऑफ ब्रेक की गेंद आती है वहाँ पे थोड़ी सी बाहर होती है, उसको थोड़ा सा हल्का सा कट करने के लिए जाते हैं, मतलब खेलने के जाते, पुश करने के लिए जाते हैं, सिंगल का अटेंड होता है, और वहीं पे स्टीवन स्मिथ के हाथ में कैच थमा बैठते हैं। फर्स्ट स्लिप पे जो स्टीवन स्मिथ होते हैं वो बहुत बढ़िया कैच पकड़ लेते हैं, भारतीय टीम को दूसरा झटका लग जाता है। लेकिन ये झटका जब तक लगता है तब तक तो भैया शत की साझेदारी यहाँ पे हो जाती है। 132 रनों की पार्टनरशिप लग जाती है, मतलब 140 के करीब दूसरा विकेट गिरता है वहाँ पे, अगर आप देखें तो 132 रनों पे दूसरा विकेट यहाँ पे गिर जाता है। और फिर उसके बाद आते हैं कप्तान अजिंक्य रहाणे बैटिंग करने के लिए। उनका भी इंटेंट वैसे ही कुछ देखने को मिलता है। आते ही वे मतलब पूरे रिदम में लगता है जैसे ड्रेसिंग रूम से कोई बल्लेबाज सेट होके आया हो, वैसे ही कुछ देखने को मिलता है। रहाणे आते हैं, नेथन लॉयन को स्टेप आउट करके एक बहुत बढ़िया सिक्स मारते हैं, और उसके बाद फिर चौके लगाते रहते हैं। 28 रनों के स्कोर पे वे पहुँच जाते हैं, क्षमा चाहूँगा 24 रनों के स्कोर पे पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ पे एक और झटका लग जाता है। पैट कमिंस आते हैं, बाउंसर लगाते हैं, वो गेंद थोड़ी सी लग के जाती है, मतलब डक करने की सोचते हैं, लेकिन अंततः वो उनके बैट को छू के चली जाती है, और तीसरा विकेट यहाँ पे भी भारतीय टीम का गिर जाता है। अब यहाँ पे तीसरा विकेट जब गिरता है तब एक छोर से तो चेतेश्वर पुजारा टिके हुए हैं, पर यहाँ पे अब आते हैं ताबड़तोड़ ऋषभ पंत। 5वां दिन जो था सिडनी टेस्ट मैच का, वहाँ पे भी यही सी बल्लेबाज ने आज के पूरी तरह से गेम चेंज किया था, मोमेंटम पे ला दिया था भारतीय टीम को। एक तरफा अगर मैं सोचूं यहाँ पे कहूँ कि अगर वे खुद टिके होते उस मैच में, शतक बना लेते, तो शायद वो मैच भी भारतीय टीम को जिता देते। तो वैसे कुछ यहाँ पे भी आए बैटिंग करने, और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिर से वही पारी दोहरा दें, वैसा ही कुछ खेल मोमेंटम दिला दे भारतीय टीम को और इस मैच को जिता दें। 5वें नंबर पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, और एक छोर से पुजारा टिके हुए हैं। उन पे तो भैया ताबड़तोड़ बाउंसर लगते जा रहे हैं यहाँ पे, जबकि पता चल गया तीनों पेसर्स को कि यार अब ये बल्लेबाज पूरी तरह से फेविकॉल की तरह चिपक चुका है, अब आउट नहीं होगा। अक्सर गेंदबाज के दिमाग में ये आता है, सदियों से परंपरा चलती आ रही है कि अगर बल्लेबाज विकेट ना दे तो उसे स्लैश कीजिए, उसे परेशान कर दीजिए, उसका माइंड डाइवर्ट कर दीजिए, एग्रेशन में डाल दीजिए कि वो खुद ही भड़क जाए, आपसे आके स्लैजिंग करे, कुछ बोले। लेकिन पुजारा वैसे कहाँ बल्लेबाज है भैया, आप उन्हें कितना भी कुछ बोलिए, स्लिप में खड़े रह के या फिर शॉर्ट लेग पे खड़े रह के कुछ भी बोलिए, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो, जो कि उन्हें बहुत ही वहाँ से स्लैजिंग चालू थी, लेकिन उनका उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। फिर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज ने दूसरी रणनीति इस्तेमाल की, बाउंसर आते गए, कभी शोल्डर की ओर, कभी भैया हेलमेट की गिल पे लगा, हेलमेट टूट गया, फिर उसके बाद में कभी बॉडी पे। करीबन मैं अगर काउंट करूँ तो 6-7 जोरदार बाउंसर उनके शरीर पे आई, और लेकिन ये खिलाड़ी तस से मस नहीं हुआ, ना गिरा। एक गेंद तो आके जोर से उनके हाथ पे लगी, वहाँ पे तो देख के भी लग रहा था कि हमारी भी सांसें एक मिनट के लिए थम गई कि यार कहीं अभी इंजर्ड ना हो जाए भगवान, कहीं ये रिटायर हर्ट ना हो जाए, नहीं चले जाएं ड्रेसिंग रूम में। लेकिन अंत इस खिलाड़ी ने बताया कि यार ये जिगरा है, मर्द है, ये कभी हार नहीं मानेगा। और वैसे ही कुछ देखने को मिला, वहाँ पे वे टिके रहे, डटे रहे, 200 गेंदें खेल ली उन्होंने और अर्धशतक बनाया, 56 रन बनाया।
वो जैसे ही रन बना रहे थे, लेकिन फिर वहाँ पे आके एक और विकेट गिर जाता है। भारतीय टीम चौथा विकेट अपना गंवा देती है। पैट कमिंस फिर से आके ब्रेक थ्रू दिला देते हैं। यहाँ पे LBW गेंद होती है और चेतेश्वर पुजारा की पारी समाप्त हो जाती है। अगर आप उस हॉकी में उस बॉल क्लोज कॉल को देखें तो करीब स्टंप से एकदम छू के गेंद निकल रही है, लेकिन आप तो जानते ही हैं अब इस समय DRS का नियम क्या है। DRS धोनी रिव्यू सिस्टम नहीं, अब तो DRS ही रहेगा। एक टाइम पे थे जब MS बिहाइंड द स्टंप्स होते थे, तब DRS को हम कहते थे धोनी रिव्यू सिस्टम, लेकिन अब DRS है। अंपायर्स कॉल मतलब उंगली ऊपर और आउट। अंपायर्स कॉल मतलब अगर अंपायर का निर्णय जो होगा वही होगा अंतिम निर्णय। वैसे ही कुछ देखने को मिला। अंपायर्स कॉल था, वहाँ पे गेंद लग रही थी, अंपायर ने तो उंगली खड़ी कर दी थी, तो आउट कराए गए यहाँ पे। और चौथा विकेट गिर जाता है यहाँ पे, लेकिन एक छोर से ऋषभ पंत टिके हुए हैं, बहुत बढ़िया मार रहे हैं। स्टार्क को एक बैकयार्ड पॉइंट पे जो कनेक्ट करके चौका मारते हैं। नेथन लॉयन को स्टेप आउट करके यहाँ पे मार रहे हैं। भारतीय टीम जीत के करीब बढ़ते जा रही है यहाँ पे, और सांसें भी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, हार्ट बीट भी थोड़ा ऊपर नीचे होते जा रहा है, क्योंकि हम सब एक्साइटेड है, क्योंकि आखिरी अब टेस्ट मैच आखिरी 1 घंटे के करीब आ चुका है। तीसरा सत्र भी शुरू हो जाता है। यहाँ पे मयंक अग्रवाल बैटिंग करने के लिए आते हैं, और यहाँ पे वे भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। मतलब वे भी करीबन अगर आप यहाँ देखें 9 रन बना लेते हैं और कवर के ऊपर से मारने जाते हैं, और नेथन लॉयन कैच पकड़ लेते हैं, और फिर से पैट कमिंस को सफलता मिल जाती है। तो यहाँ पे 5वां विकेट भी गिर जाता है। अब यहाँ पे जब 5वां विकेट गिरता है तो यहाँ पे स्कोर होता है 265 रन। यहाँ से भी अभी भी थोड़ा दूर है मैच, पर यहाँ पे एक पार्टनरशिप, छोटी सी प्यारी सी पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत के बीच में। और जब ये पार्टनरशिप बन जाती है तो हम पूरी तरह से मैच के करीब आ जाते हैं। अब यहाँ से ये दिल से एक चिंता हट जाती है कि यहाँ से तो भारतीय टीम अब हारने वाली नहीं है भैया। अब या तो होगा मैच ड्रॉ या तो हम जीतेंगे, क्योंकि बॉल टू रन मैच आ जाता है भैया। बॉल टू रन 30 गेंदों के करीब हमें 20 रन कुछ चाहिए रहते हैं, और तब यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत खेल रहे होते हैं। यहाँ पे आखिरी 5 ओवर का मैच आ जाता है, बॉल टू रन का मैच बना रहता है, लेकिन वहाँ पे 22 रनों के करीब यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर आउट जाते हैं, लेकिन उसका कोई असर ऋषभ पंत पे नहीं पड़ता है। एक छोर से अगर आप यहाँ देखें तो ऋषभ पंत टिके हुए थे, उन्हें साझेदारी भी मिली यहाँ पे, ऐसा नहीं कहूँगा। चेतेश्वर पुजारा ने उनके साथ बहुत बढ़िया योगदान दिया। मयंक अग्रवाल भी थोड़े से सेट हो चुके थे, यहाँ पे खेल चुके, लेकिन वे आउट हो गए, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने आके वहाँ पे अपना योगदान दिया, 22 रन उन्होंने बनाए। और ऐसी ऐसी छोटी छोटी पार्टनरशिप की बदौलत ऋषभ पंत एक छोर से टिके हुए रहे। उन्होंने अपना अर्धशतक भी कंप्लीट कर लिया और धीरे धीरे 70 रनों के ऊपर जा चुके थे। मैच बहुत ही करीब आ चुका था। यहाँ पे 6वां विकेट गिरने के बाद शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने आते हैं, वे भी जल्दी 2 रनों पर आउट हो जाते हैं, लेकिन जब तक वे आउट तब तक मैच पूरी तरह से भारतीय टीम के मुट्ठी में आ जाता है। और फिर उसके बाद नवदीप सैनी आते हैं, एक छोर पे टिके होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ऋषभ पंत बोलते हैं यार तू ठहर, अब मैं इस मैच को फिनिश करूंगा, क्योंकि मैंने ही इस मैच को अंत तक लाया है, तो मैं इसे फिनिश करके दिखाऊंगा। और वैसे कुछ देखने को मिलता है। 89 रनों की नाबाद पारी यहाँ पे ऋषभ पंत खेलते हैं। यहाँ पे अगर आपको मैं एक स्टैट बताऊँ तो ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में एक शतक ऑलरेडी जड़ चुके हैं। पिछली बार सिडनी में उन्होंने जड़ा था, 150 रनों की पारी खेली थी। इस बार भी सिडनी में एक क्रिकेट ग्राउंड पे 97 रनों पे आउट हो गए थे। अगर वो मैच में शतक बना लेते तो शायद भारतीय टीम उस 2-1 से वहाँ पे इस मैच को बना लेती और यहाँ पे 3-1 हो जाता, लेकिन वैसे कुछ नहीं देखने को मिला। लेकिन फिर भी ये पारी बहुत ही अनमोल थी, और इस पारी को ऋषभ पंत कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, क्योंकि उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे बहुत ही बेस्ट पारी होगी, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग ऑफ ऋषभ पंत। सो वैसे कुछ देखने को मिला। इसी पर भारतीय टीम ने टेस्ट मैच को जीता, इस श्रृंखला को जीत लिया और 2-1 से श्रृंखला को अपने नाम कर लिया। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब ये टीम नंबर 1 पे जा चुकी है, और अब ऐसा लग रहा है कि फाइनल जरूर खेलेगी। 2021 में लॉर्ड्स के उस ग्राउंड पे टीम इंडिया जरूर दिखेगी। अब यह देखना है कि सामने वाली टीम कौन सी होगी। और इसी प्रकार टेस्ट मैच समाप्त होने के बाद मैन ऑफ द सीरीज कहलाए गए पैट कमिंस, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। 22 विकेट उन्होंने 21 की 22 विकेट इस टूर्नामेंट में उन्होंने झटके, उसमें फीफर नहीं देखने को मिला, लेकिन कंसिस्टेंट विकेट उन्होंने ली प्रति पारियों में। और अगर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग यूनिट में देखा जाए तो मानस लामुसेन, स्टीवन स्मिथ आर द हाईएस्ट रन गेटर इन दिस सीरीज, बट फिर भी ऑस्ट्रेलियन टीम में सीरीज इसलिए नहीं जीत पाई क्योंकि यहाँ पे उन गेंदबाजी में कमिंस और बल्लेबाजी में यहाँ पे देखा जाए तो मानस लामुसेन, स्टीवन स्मिथ को छोड़ के कोई बल्लेबाज इतना खास योगदान नहीं दे पाया, और गेंदबाजी में स्टार्क नहीं चले इस सीरीज़ में, वो पूरी तरह से रिदम में नहीं दिख पाए। चाहे अगर वो आप देख लें यहाँ पे नेथन लॉयन भी इस बार रिदम में नहीं दिख पाए। नेथन लॉयन तो पिछली बार शायद हाईएस्ट रन विकेट टेकर थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, अगर मैं गलत ना रही रहूँगा तो, और इस बार वे पूरी तरह से दम में नहीं दिखे। अश्विन तो रिदम में दिखे। भारतीय टीम की ओर से देखो तो शुभमन गिल भैया क्या बैटिंग की, इस बल्लेबाज ने भारतीय टीम की ओर से सबसे ज़्यादा रन इस श्रृंखला में उन्होंने ही बनाया।
और क्या रन बनाते गए, खेलते गए, 91 रन बनाए और शतक से चूक गए। अगर शतक बना लेते तो आज का दिन सोने पे मतलब सुहागा हो जाता, ऋषभ पंत का भी शतक बन जाता तो और मज़ा आ जाता। लेकिन आज भारतीय टीम के अगर मैं हीरो कहूँ तो एक का नाम लेना गलत होगा, दो ही होंगे और वो दोनों के दोनों शुभमन गिल, जिन्होंने शुरुआत की, आगाज़ किया इस टीम को ज़ोरदार शंखनाद, और अंजाम दिया ऋषभ पंत ने। सो इसी प्रकार आज का दिन समाप्त हुआ यहाँ पे। और कहा जाए अब यहाँ पे कि भारतीय टीम ने टेस्ट श्रृंखला को जीत लिया और हर टीम को अब एक चुनौती बता दी है कि भले अब यहाँ पे कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए ना हो जाए, बट इस इंजरी ने हमें एक सीख दिखा दी और यहाँ पे बता दिया कि इस इंजरी की वजह से हमें पता चला कि इस टीम में बहुत ही टैलेंट है। और अगर ये इंजरी ना होती तो हमें यार दिखते भी नहीं, इतने अच्छे टैलेंट्स शायद देखने को भी नहीं मिलते, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो जिन्होंने इस मैच में 7 विकेट लिए, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो जिन्होंने दोनों पारी में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, बल्लेबाजी भी की, ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला इस तमिलनाडु के इस खिलाड़ी से। और नवदीप सैनी का भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था इस सीरीज में। इंजरी की वजह से ये चौथा मैच थोड़ा अच्छा नहीं गया उनके लिए, बट कहा जा सकता है इट्स ओके। बट ये बहुत युवा गेंदबाज हैं। टी नटराजन, डी टो क्रशर, वो भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने इस टेस्ट मैच में। सो सब युवा खिलाड़ी चमके, भारतीय युवा खिलाड़ी चमके और बहुत बढ़िया टेस्ट मैच भारतीय टीम के नाम रहा। और शायद अगर मैं आपको कहूँ बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज जब भी होगी और उस बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के अगर विनिंग मोमेंट को अगर देखा जाएंगे तो टॉप 3 में ब्रिस्बेन के इस मैच को हमेशा याद किया जाएगा मेरे हिसाब से। एडिलेड, कोलकाता वाला मैच, और तीसरा मैं यहाँ पे कहूँगा ब्रिस्बेन, और चौथा कहूँगा पर्थ, जो कि आपको याद होगा कप्तान अनिल कुंबले की कैप्टनशिप ने हमें उस मैच को जीता था। तो तीसरा यहाँ पे मैं ब्रिस्बेन को रखूँगा टॉप ऑफ द 2 एडिलेड एंड कोलकाता वाला मैच। सो आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, इंडिया इंडिया, यस।